नमस्कार। ये कहानी किसी एक चुनाव की जीत या हार भर की नहीं है। ये कहानी है बिहार के झाझा विधानसभा क्षेत्र की और उस जमीनी हकीकत की जो राजनीति की असली दिशा तय करती है। आज इस विस्तृत विश्लेषण के जरिए हम 2025 के उस बेहद कड़े मुकाबले की चीर-फाड़ करेंगे और समझेंगे कि 2030 के लिए क्या रास्ता तैयार होता है। एक ऐसा विश्लेषण जो भावनाओं पर नहीं बल्कि ठोस व्यवस्थाओं और डेटा इंजीनियरिंग पर टिका है। हम अपनी बात को कुछ अहम हिस्सों में बांटेंगे। पहले झाझा के उस ऐतिहासिक संघर्ष को समझेंगे, फिर 2025 के नतीजों के पीछे की व्यवस्थाओं को डीकोड करेंगे। उसके बाद हम वहां के सामाजिक गणित, चुनावी रणनीतियां और अंत में 2030 के लिए एक स्पष्ट ब्लूप्रिंट पर बात करेंगे। तो चलिए सीधे उस जमीन पर चलते हैं जहां 2025 में झाझा का ये अभूतपूर्व चुनाव लड़ा गया। अब आप इस एक आंकड़े पर जरा गौर कीजिए, 1.75%। बस इतना ही। करीब 3,40,000 मतदाताओं वाले इस बड़े इलाके में हार और जीत का फैसला महज 4,262 वोटों से हुआ। ये कोई साधारण बात नहीं है। ये दिखाता है कि जमीन पर मुकाबला कितना कड़ा था और कैसे हर एक मोहल्ले, हर एक नुक्कड़ का वोट इस परिणाम को बदलने की ताकत रखता था। लेकिन सच्चाई ये है कि ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये बिहार की मिट्टी है, यहाँ के लोगों की आजीविका और उनके रोजमर्रा का संघर्ष है। जब हम इन चुनावी आंकड़ों को देखते हैं तो हमें हमेशा भारतीय संविधान के उन बुनियादी मूल्यों को याद रखना चाहिए जो हमारे लोकतंत्र की आत्मा है। हर एक व्यक्ति की गरिमा, उसका सम्मान और एक ऐसा सूचित सार्वजनिक संवाद जो पूरी जिम्मेदारी के साथ किया गया हो। हमारा मकसद सिर्फ चुनाव जीतना नहीं बल्कि इसी मानवीय गरिमा को बरकरार रखना है। जब हम इस तरह के नतीजों का विश्लेषण करते हैं तो हमें व्यक्तियों या चेहरों से थोड़ा पीछे हटना पड़ता है और उस सिस्टम या व्यवस्था को देखना होता है जो असल में इन परिणामों को तय करती है। अगर आप पिछले 20 सालों के लंबे चुनावी इतिहास को देखें तो एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न उभर कर आता है। एक तरफ आरजेडी है जिसका अपना एक बहुत ही ठोस बेस है। करीब 38 से 42% वोट उनके पास हमेशा रहते हैं। ये उनका एक मजबूत फ्लोर है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जेडीयू के दबदबे के कारण विपक्ष के सामने 43% की एक अदृश्य दीवार या कह लें कि एक सीलिंग बन गई है। इस व्यवस्थागत दीवार को तोड़े बिना यहां कोई बड़ा बदलाव संभव ही नहीं है। अब यहां एक बहुत दिलचस्प खेल हुआ है जिसे हम स्पॉइलर इफेक्ट कहते हैं। जीतने वाले उम्मीदवार का मार्जिन था 4,262 वोट। वहीं तीसरी पार्टी यानी जन स्वराज ने 6,148 वोट हासिल किए। जरा सोचिए, अगर ये तीसरे मोर्चे के वोट इस तरह नहीं बढ़ते तो सैद्धांतिक रूप से पूरा का पूरा नतीजा पलट सकता था। ये छोटे लगने वाले आंकड़े ही असल में पूरी चुनावी बाजी को नियंत्रित कर रहे थे। अब थोड़ा पीछे हटकर देखते हैं कि यहाँ के समाज का असल गणित क्या है। कौन से वो वोटर समूह हैं जो अंततः निर्णायक साबित होते हैं। देखिए, यादव और मुस्लिम आबादी मिलकर एक बहुत ही मजबूत नींव जरूर बनाते हैं, लेकिन जो असली चाबी है वो उस 35 से 40% बड़े समूह के पास है जिसे हम ईबीसी या अति पिछड़ा वर्ग कहते हैं। यही वो स्विंग फैक्टर है जो जिस तरफ मुड़ता है चुनाव उसी तरफ झुक जाता है। बिना इस वर्ग को साधे कोई भी रणनीति अधूरी ही रहेगी। यहां एक और बड़ी दरार मौजूद है, शहर और गांव के बीच की दरार। झाझा टाउन में आप देखेंगे कि साक्षरता दर 79% से ज्यादा है, लेकिन हकीकत यह है कि आबादी का लगभग 89% हिस्सा सोनो और खेरा जैसे ग्रामीण और कृषि बहुल इलाकों में बसता है। और सच कहूं, चुनाव इन्हीं ग्रामीण पगडंडियों पर जीते और हारे जाते हैं। शहरी चश्मे से आप गांव की राजनीति को डिकोड नहीं कर सकते। तो ऐसे जटिल और उलझे हुए क्षेत्र में रणनीतिक रूप से कैसे उतरा जाए, इसके लिए एक बेहद सधा हुआ फ्रेमवर्क काम आता है जिसे हम चतुर्मुख सिद्धांत कहते हैं। यह सिद्धांत किसी भी चुनावी अभियान को 4 अहम मोर्चों पर मापता है। पहला है इलेक्टोरल, यानी जमीन पर आपका ग्राउंड गेम कैसा है। दूसरा है ऑर्गेनाइजेशनल, यानी पार्टी का कैडर कितना सक्रिय है। तीसरा है नैरेटिव, यानी आप जनता तक अपना संदेश कैसे पहुंचा रहे हैं। और चौथा है रिसोर्स, यानी इस पूरी मशीनरी को चलाने के लिए आपके पास फंडिंग और संसाधन कितने हैं। इन चारों पहियों के संतुलन के बिना अभियान की गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। अगर हम बिल्कुल माइक्रो लेवल पर जाकर लोगों का दर्द समझें तो उनकी असल समस्याएं बहुत अलग हैं। जैसे कि 50 सालों से अटका हुआ बरनार जलाशय प्रोजेक्ट, युवाओं का लगातार हो रहा भारी पलायन और बच्चों में एनीमिया जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं। यही वो मुद्दे हैं जो वोटिंग मशीन का बटन दबाते वक्त लोगों के दिमाग पर हावी होते हैं। कोई भी खोखला चुनावी वादा इन जमीनी हकीकतों की जगह नहीं ले सकता। इन सारी गंभीर चुनौतियों
और 2025 के नतीजों को देखते हुए अब बड़ा सवाल ये है कि 2030 के लिए हमारा रास्ता क्या होना चाहिए। इसके लिए अगले 4 सालों का एक सिलसिलेवार ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। ये 4 चरणों में काम करता है। पहले चरण में मजबूत नींव तैयार की जाती है। दूसरे चरण में जनता के बीच एक सही नैरेटिव सेट किया जाता है। तीसरे चरण में ग्राउंड पर कैडर को एक्टिवेट किया जाता है और आखिरी चरण में चुनाव से ठीक पहले एक बेहद आक्रामक स्प्रिंट या तेज दौड़ लगाई जाती है, खासकर उन बूथों पर जहां जीत हार का फासला सबसे कम था। इस रणनीति को आज के दौर में जमीन पर उतारने के लिए नए डिजिटल हथियारों की जरूरत है। हर बूथ पर व्हाट्सएप पॉड्स, स्थानीय भोजपुरी और मगरी भाषाओं में बनने वाली रील्स, स्थानीय प्रभावशाली लोगों से जुड़ना और सबसे जरूरी गलत सूचनाओं को काटने के लिए एक अपना फैक्ट चेक पोर्टल। यह डिजिटल वॉरफेयर उन पहली बार वोट देने वाले युवाओं तक पहुंचने का सबसे कारगर तरीका है। लेकिन ध्यान रहे, जैसे जैसे हम इन आधुनिक चुनावी तकनीकों और डेटा का इस्तेमाल करते हैं, हमारी जिम्मेदारी कई गुना बढ़ जाती है। हमें भारत के DPDP यानी डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क का पूरी कड़ाई से पालन करना होगा। वोटर की निजता का सम्मान, उनकी स्पष्ट सहमति और डेटा का सिर्फ सही उद्देश्य के लिए उपयोग, ये ऐसी चीजें हैं जिनसे कोई समझौता नहीं हो सकता। चुनाव भले ही डेटा से लड़े जाते हों, लेकिन लोकतंत्र हमेशा भरोसे और निजता के सम्मान से ही चलता है। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-4204-1602. Purpose beyond politics. अंत में ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या इस तरह की सटीक, हाइपर लोकल डेटा इंजीनियरिंग सच में सदियों पुराने जातिगत और जनसांख्यिकीय वोटिंग पैटर्न को हमेशा के लिए तोड़ सकती है? क्या आने वाले समय में ये रणनीतियां हमारी पारंपरिक राजनीति को पूरी तरह से नया आकार देंगी? यह सोचने का विषय है। और इसी विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं।